नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सिंह। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कर्नाटक, गोवा, झारखंड समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक, डॉक्टर हरिबाबू कंभापति को मिजोरम, मंगूभाई छंगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वहीं बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। महाराष्ट्र में भाजपा विधायकों का विधानसभा में ओबीसी आरक्षण और विधायकों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा द्वारा विधानसभा के बाहर समानांतर विधानसभा सत्र का आयोजन। वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को और अधिकार देने के मकसद से जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए उठाए हैं बड़े कदम। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, आदिवासी जंगल के दावेदार नहीं बल्कि रखवाले। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति न किए जाने पर जताई नाराजगी। कहा, नए आईटी नियमों के तहत शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्ति न कर ट्विटर भारतीय कानून की कर रहा है अवहेलना। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी। बीते 24 घंटों में 34,703 नए केस मिले। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 4,64,000 के करीब। रिकवरी दर सुधरकर हुई 97.17%। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। अब तक लगाई गई 35.75 करोड़ से ज्यादा डोज। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उत्कृष्ट विद्वान डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए किया समर्पित। उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को कर रहे हैं प्रेरित। परिसीमन आयोग आज करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा। मौजूदा विधानसभा सीटों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए आयोग राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ करेगा बातचीत। और खेल की दुनिया में यूरो कप में अब सेमीफाइनल का जंग का रोमांच। आज देर रात स्पेन और इटली वेम्बले स्टेडियम में होंगे आमने सामने। नॉकआउट स्टेज में दोनों टीमों के बीच है ये चौथी भिड़ंत। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और बदलाव के आदेश दिए। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या का तबादला कर उन्हें त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का और डॉक्टर हरिबाबू कंभापति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगूभाई छंगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नए राज्यपालों की नियुक्ति उनके कार्यालय का दायित्व संभालने की तिथि से लागू होगी। और अब बात करते हैं ताजा खबर की। बारह विधायकों के निलंबन के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर समानांतर विधानसभा सत्र शुरू किया।
वहां पार्टी नेता प्रवीण डारेकर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण और विधायकों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि कल महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित हुए विधायकों ने कल राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। भाजपा नेता आशीष शेलार ने निलंबन की घटना को तानाशाही बताते हुए विरोध किया और राज्यपाल से उचित कार्रवाई की मांग की। और इस विषय पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर शेलार। शिशिर, कल पहले ही दिन जो देखा गया वो शायद टाला जा सकता था या रुक सकता था, अब जो है वो समानांतर एक सत्र वहां पर भाजपा के विधायकों ने किया है, और क्या ज़्यादा जानकारी है? बिल्कुल देखिए, कल हालांकि अगर देखा जाए तो विपक्ष काफ़ी आक्रामक था। जिस प्रकार से कल विपक्ष के 12 जो एमएलए थे उनको जो है सरकार द्वारा जो निलंबित किया गया, उसके बाद आज का ये दूसरा और आखिरी दिन है महाराष्ट्र के मानसून सत्र का। और आज में अगर देखा जाए तो कई ऐसे विधायक पारित होने थे, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री डिमांड भी होनी थी। लेकिन आज सुबह से हमने देखा कि विपक्ष इस बात को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। विपक्ष ने बात स्पष्ट कर दी कि जो बातें उनको सदन में कहनी थी वो बातें उन्हें कहनी नहीं दी जा रही थी, और इसीलिए सदन के बाहर जो है वो पैरेलल सदन यानी अभिरूप विधानसभा जो है चला रहे। इस वक्त मैं वो सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं विपक्ष के जो लीडर्स है यहाँ बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पीकर का भी चयन किया गया है। जो बीजेपी के ही विधायक है उनको एक स्पीकर का चयन किया गया है, और बाकी विधायक जो है यहाँ पे अपने प्रस्ताव जो है स्पीकर के सामने रख रहे हैं, सदन के सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर जहां मुंबई में विधान भवन होता है, ऐसे में ये नज़ारा काफ़ी कम देखने मिला है, जहां विपक्ष ने जो भी मर्यादा है, जिसे हम कहते हैं कि जिस प्रकार से अधिवेशन चलता है और उसके जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर उसके तहत अगर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, कोई प्रोटेस्ट करना है, तो ये शायद एक उसका उत्तम उदाहरण हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो चीज़ें उनको सदन में जो है टेबल पर रखने दी जा रही, वो स्वयं आज मीडिया के साथ जो है उनके सामने जो है यहाँ पर मीडिया गैलरी में एक अभिरूप अधिवेशन चलाकर इस वक्त बीजेपी कर रही है। और खास तौर पर अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो कई सारे मुद्दे इस वक्त देखा जाए तो विपक्ष इस सदन में उठा रहा है, जो मीडिया गैलरी बना हुआ है, जिसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो आरक्षण का मुद्दा है, फिर चाहे वो मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या फिर ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा हो, उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि राज्य में इस वक्त कोविड की स्थिति है, तो ऐसे में सरकार ने इस कोविड की स्थिति में किस प्रकार से कार्य किया, कुछ कमियां रही, कुछ खामियां रही, क्या वो खामियां थी, इस पर भी जो है यहाँ पर जो इस वक्त जो सदन चल रहा है, इस वक्त बीजेपी के नेता जो है अपना भाषण कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करें जिस प्रकार से किसानों की, हालांकि किसानों की कमर टूटी है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले महाराष्ट्र में जो तूफान आया था, खास तौर पर जो कोंकण इलाके में, ऐसे में जो किसानों की जो समस्या है उसको भी कहीं ना कहीं विपक्ष इस सदन के जरिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो ऐसे में ये कई सारे मुद्दे थे, विपक्ष चाहता था ये मुद्दे जो है सदन में उठाए जाए, लेकिन चूंकि 2 ही दिन का यहाँ पे सत्र आयोजित किया गया था, तो ऐसे में ये सभी मुद्दे सदन में उठाना नामुमकिन था। और सरकार ने भी हालांकि इसके बारे में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जो हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव टूल किसी सदस्य के पास होता है, अगर कोई भी अगर विधायक हो तो विधायक के पास जब सदन में बैठता है तो ऐसे कई सारे टूल्स उसके पास होते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, तो किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये आदेश सरकार ने पारित किए थे। तो ऐसे में विपक्ष को जो मुद्दे उठाने थे वो मुद्दे आखिर वो कहाँ उठाए, तो इसीलिए इस प्रकार से पैरेलल अगर देखा जाए असेंबली का निर्माण आज बीजेपी ने यहाँ पर किया है विधान भवन के बाहर ही। हालांकि जब सुबह ये असेंबली शुरू हुई थी उसके कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है मार्शल्स भेजे गए थे। हालांकि जो स्पीकर्स थे उन्होंने कहा कि यहाँ से जो हटना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर मार्शल भेज के, चूंकि इससे पहले ये सदन विधान भवन की सीढ़ियों पर था, वहाँ से मार्शल के जरिए हटाकर इस वक्त बीजेपी ने जो बाकी विधायक है उन्होंने जो प्रेस गैलरी है यहाँ पर जो है इस प्रकार से पैरेलल विधानसभा जो है यहाँ पे आयोजित की गई है, और जो मुद्दे वो अंदर नहीं
उठा सकते हैं, उन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और जिस प्रकार से एक सदन चलता है जिसमें स्पीकर होता है, एक प्रस्ताव पारित होता है, बाकी सदस्य होते हैं, अमूमन कुछ उसी तरह से आप देख पाएंगे। एक तरफ यहाँ पर जो है जितने भी लीडर्स हैं, मतलब जितने भी बीजेपी के नेता है वो बैठे हुए हैं, उसके सामने के अगर देखा जाए चेयर लगाई है, वहाँ पर स्पीकर बैठे हुए हैं और जो सदस्य बोलना चाहते हैं, जो प्रस्ताव रखना चाहते हैं, वो खड़े होकर यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक पूरी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होती है उसको फॉलो करते हुए पैरेलल सेशन विधानसभा का यहाँ पर इस वक्त जो है चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हालांकि ये कमी, जैसे मैंने पहले कहा कि इस प्रकार से जो आंदोलन है कमी दिखाई मिलता है और यही उसका उत्तम उदाहरण है जिसके तहत जो है जो मुद्दे हैं लोगों के वो सामने रखे जा रहे हैं। और इस प्रकार के अगर देखा जाए तो कुछ मतलब ये सेशन जब शुरू होने वाला था उससे कुछ ही दिनों पहले जो नेता विपक्ष थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये मुद्दे सदन में अगर उनको रखने नहीं दिए तो सदन के बाहर ये सभी मुद्दे वो जनता के रखेंगे। और उसी का नतीजा इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभिरूप अधिवेशन के जरिए यहाँ पर जो है बीजेपी आक्रामक दिखाई दे रही है। जी शिशिर, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही पक्षों से संतुलन की दरकार होती है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मजबूर होना पड़ा है इन लोगों को एक समानांतर सत्र स्थापित करने के लिए, कहीं ना कहीं एक आवाज दबाने की कोशिश है। किस तरीके की प्रतिक्रिया इस समानांतर सत्र पर सरकार की ओर से देखने को मिल रही है? हालांकि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। हालांकि जैसे ही समानांतर सत्र आज सुबह शुरू हुआ, तकरीबन 11 बजे इस प्रकार से जो है इस असेंबली की शुरुआत हुई। कुछ ही मिनटों बाद सरकार ने जो है मार्शल्स भेजे और वहां से जहां पर ये सत्र शुरू था असेंबली सीढ़ियों पर, वहां से इसको हटाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि इस प्रकार से जो है आयोजन किया जाए। बावजूद इसके जो है इस वक्त अगर देखा जाए प्रेस गैलरी में इस वक्त ये सेशन चल रहा है और जैसे मैंने कहा कि जो प्रोसीजरल होती है, गाइडलाइंस होती है किसी अधिवेशन में, उसके तहत जो है ये आंदोलन चल रहा है। अगर आप विधान भवन में खास तौर पर जो नेता विपक्ष है या फिर विपक्ष के जो लोग हैं उनको अगर आंदोलन करना होगा तो विधान भवन में एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत वो आंदोलन कर सकते हैं। और इसी का नतीजा इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि प्रेस गैलरी में आके जो है अपना विरोध दर्शा रहे हैं जितने भी विपक्ष के नेता हैं, और साथ ही साथ जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए थे सदन के अंदर, वो सभी मुद्दों पर इस वक्त वो काफी मुखर हो रहा है। बिल्कुल। और क्या लग रहा है कि किन विषयों पर क्या बातचीत आगे बढ़ सकती है, और खासकर अगर निलंबन का मुद्दा है, क्या कोई भी आपको आसार नजर आ रहे हैं कि वो निलंबन टल सके? हालांकि 1 साल के लिए एक बड़ा कहेंगे कठोर निर्णय है। बिल्कुल, हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। सरकार ने कल जो 12 जो विधायक थे उनको निलंबित किया गया। आज इसके बारे में सदन में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। सदन के अंदर का अगर हाल बताऊं मैं रजनी, तो जो बिल्स थे जो पटल पर रखने जाने थे या फिर जो सूची में थे उन बिलों पर इस वक्त जो है अंदर कार्य चल रहा है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो है वो भी पारित कर दी गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय था सरकार की तरफ से। कुछ ही मिनटों पहले हम देख पा रहे हैं कि सरकार की तरफ से वो सप्लीमेंट्री डिमांड भी इस वक्त जो है पारित की गई है। और साथ ही साथ जो अन्य मुद्दे हैं उस पर भी इस वक्त सदन में जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है दोनों सदनों में इस वक्त चर्चा चल रही है। तो ऐसे में सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं और विपक्ष जो भी है इस वक्त समानांतर जो अधिवेशन लेकर वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी, तो दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं और सदन के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन समानांतर सत्र बाहर ही शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। आदिवासियों की आजीविका को बनाए रखने और उनके वन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए राजधानी दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इस संबंध में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर समारोह का मकसद 2006 में बने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को तेज गति से लागू करने के लिए राज्यों और संबंधित विभागों को एक साथ लाना है। संयुक्त पत्रक जारी करते हुए केंद्रीय जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया जाना चाहिए। इस मौके पर जावड़ेकर ने वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को साथ आने की अपील की है। यह आदिवासी और वनवासियों ने जंगल की रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं, और इसलिए ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके संरक्षण का
संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले, ग्राम सभा के सुझावों को उसमें सम्मिलित करें अपनी एरिया प्लानिंग में। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले 7 सालों के दौरान आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न कार्य किए गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि वन धन का फायदा 4 लाख आदिवासियों को मिला है। मोदी सरकार पहले से ही आदिवासी विकास के लिए कमिटेड है। जैसे पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वनधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। तो जनजातीय समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार ने उठाए हैं जरूरी कदम। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अजय विक्रम सिंह से। अजय, जो ये संयुक्त घोषणा पत्र पर आज हस्ताक्षर हुए हैं, उसके क्या मायने हैं और अगर आदिवासी बहुल इलाकों की बात करें तो क्या फायदा होगा उन इलाकों? जी बिल्कुल रजनी, आज जो संयुक्त पत्रक जारी किया गया, इस पर जो हस्ताक्षर किया गया, इसका मकसद 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बना था उसको लागू करने का जो फ्रेमवर्क जो था, उस फ्रेमवर्क पर उतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ था और वो तभी संभव हो सकता था जब अलग अलग मंत्रालय एक साथ संयुक्त रूप से उसमें प्रयास करें। और इसमें जो जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्रालय है उसका काफ़ी अहम योगदान है और साथ ही साथ जो आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है वो, अगर वो दोनों एक साथ आते हैं और उसके साथ ही साथ जो राज्यों के इसी तरह के जो राज्यों के आदिवासी कार्य मंत्रालय हैं और जो वन विभाग है वो एक साथ आना होगा। इसीलिए यही वजह है कि आज की जो बैठक थी उसमें केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के मंत्री के साथ साथ राज्यों के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे वो भी उस बैठक में बैठे थे। हाइब्रिड मीटिंग थी तो उन सभी के साथ बात हुई और ये बात निकल कर आई कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि 2006 का कानून किस तरह से लागू हो। ये लगातार मांग हो रही थी कि कानून तो बन गया लेकिन उसको बनाने के लिए तरीके क्या हों, इस पर बात भी हो चुकी है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस हस्ताक्षर का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। इसमें एक बात ये भी बतानी है और प्रधान आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन मंत्री ने ये बात बताई, उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को हमको साथ में लाना होगा, सिंक में लाना होगा, क्योंकि जो जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उन पर जंगल की जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार उन्हीं लोगों का है। इस कानून में 2006 के है, लेकिन कौन लोग इसके पात्र होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये केवल ग्राम सभा ही डिसाइड कर सकती है। ग्राम सभा की एक कमेटी होगी, ये पहले से है लेकिन उस कमेटी को गठित किया जाना, वो अपनी सिफारिश दे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी है वो उसको आगे बढ़ाएगी और जो जिले स्तर पर जो कमेटी है उसको फाइनल करेगी। तो ज़मीनी स्तर पर तय करना होगा कि पात्रों को चुनना होगा और पात्र को तभी चुना जा सकता है जब ग्राम सभा की भागीदारी हो। तो इस बैठक से यही निकल कर आया कि दोनों विभाग अगर समन्वय के साथ काम करें तो आदिवासियों के कल्याण के लिए जो 2006 का एक्ट बना है वो काफ़ी कारगर हो सकता है। जो उनकी आजीविका है वो बढ़ सकती है। अगर आदिवासियों की आजीविका बढ़ेगी तभी हम वनों का संरक्षण भी कर पाएंगे। दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। अभी तक के जितने भी प्रयास हुए हैं वो केवल वनों के संरक्षण के लिए किए गए, जैव विविधता पर काम किया गया, लेकिन इस बात पर कम जोर दिया गया कि आदिवासियों के अधिकार अगर बढ़ाए जाएंगे तभी वनों का संरक्षण हो पाएगा। केवल जो लकड़ियां हैं, जो कीमती लकड़ियां हैं, उनको छोड़कर जो वन के उत्पाद हैं उस पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए और जो उन गाँव में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उस ज़मीन पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। इसीलिए आज प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि जो पट्टे दिए गए थे उस पर स्थायी अधिकार की भी बात
जो इस कानून में की गई है उस पर भी काफ़ी तेजी से किया जाएगा कि ज़मीन का भी अधिकार मिले और जो वन का उत्पाद है उसका भी अधिकार आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही और जैसा कि मंत्री ने भी अपने बयान में कहा था कि जो आदिवासी हैं वो केवल दावेदार नहीं है बल्कि रखवाले हैं, और जब वन प्रबंधन की बात होती तो कहीं ना कहीं आदिवासी ही सबसे ज़्यादा पीछे छूटते हैं। तो किस तरीके से अगर बात करें ज़मीनी हकीकत पर, ज़मीनी स्तर पर, कागज़ों से परे, ये जो नए कानून है या जिस तरीके से नया कदम है वो आदिवासियों के हक को मजबूत करेगा? जी बिल्कुल रजनी, इसीलिए चूंकि ये विषय राज्यों से जुड़ा हुआ है इसलिए राज्यों को एक साथ सिंक में लाना होगा और जो हमारे पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको इसमें एक साथ शामिल करना पड़ेगा। जब हम गांव से लेकर राज्य और राज्य से जो केंद्र की जो मंत्रालय हैं इन सभी के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी इस कानून को प्रॉपर तरीके से लागू किया सकता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो ज़मीनों पे जो वह ज़मीनी हकीकत ये है कि जो पट्टे हैं वो तो दिए गए हैं लोगों को, या परंपरागत रूप से लोग अपने इलाकों में रह रहे हैं लेकिन उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है, उस ज़मीन पर, उस आबादी पर या जंगल में जहाँ भी वो रह रहे हैं, जो गाँव में रह रहे हैं उनका वहाँ कोई अधिकार नहीं है। ये मांग बहुत लंबे समय से चलती हुई आई है लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतर पाई। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे उड़ीसा है और झारखंड के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर ये प्रयास किया गया, आंदोलन भी चला लेकिन वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए। तो इसीलिए इसका प्रयास ये किया गया है कि आदिवासियों को अधिकार देने की बात तो पिछले समय में बहुत कही गई लेकिन उनको अधिकार देने का जो मूल मंत्र है उस पर काम नहीं किया गया। मूल मंत्र यही है कि आदिवासियों का अधिकार आदिवासियों के द्वारा बनी हुई गांव की कमेटी के जरिए ही दिया जा सकता है, केवल दिल्ली से जारी आदेश के जरिए नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, और शिक्षा का अधिकार भी एक इसमें अहम अधिकार है। स्कूलों की बात भी कही गई है, एकलव्य स्कूलों की बात करें अजय तो इस पर भी चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, पिछले 7 सालों में जिस तरह से एकलव्य स्कूल जो हमारे 700 ज़िले हैं उसमें से अधिकतम स्थानों पर एकलव्य स्कूल खोलने की कोशिश की गई है, बहुत जगह पे बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ के जो स्कूल हैं उनका काफ़ी उल्लेख किया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से अगर उनको शिक्षा दिया जाए और अधिकार दिया जाए तो आदिवासियों की जो जनसंख्या है, ये भी एक आंकड़ा है कि तकरीबन 10.5 करोड़ आदिवासी हमारे देश में हैं और 96% आदिवासी ऐसे हैं जो जंगलों में ही रहते हैं। केवल 4% ऐसे आदिवासी हैं जो कहीं बाहर अपनी नौकरियां या कुछ अपना काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी उनको जंगलों में अधिकार दिया जाना, जंगलों में उनको शिक्षा दिया जाना, उनको उनकी संपत्ति और आजीविका का इंतजाम किया जाना, ये काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम था इसी पर ज़्यादा केंद्रित था। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक अप्रोच बदलनी होगी। वनों के संरक्षण के लिए हम बार बार बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, लेकिन उन वनों का संरक्षण करने वाले जो लोग उस जंगल में रहते हैं उनकी जब आजीविका नहीं बढ़ेगी, आजीविका प्रॉपर डेवलप नहीं होगी तो वनों के संरक्षण की बात भी किताबों में बनकर रह जाएगी। इसलिए उन्हें साथ में लाना होगा। और बहुत संक्षिप्त में एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये कानून बना था तो इस कानून पर बहुत पर्यावरणविदों ने कई सवाल भी उठाए थे कि जो अगर इस तरह से दे दिया जाएगा तो वनों की कटाई और ये सब बढ़ जाएगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आदिवासी जिन इलाकों में रहते हैं वो अपने वनों के संरक्षण के लिए, वनों के प्रति वो उनकी परंपरागत व्यवस्था के तहत वो जंगलों से उतना ही प्यार करते हैं जैसे वो अपनी ज़मीन और अपनी माँ से प्यार करते हैं। तो इस लिहाज से अगर उन्हें मजबूत किया जाएगा तो जंगल और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा हमारे वनों का संरक्षण होगा। तो जंगल आदिवासियों का है और इसीलिए आदिवासियों के हक के लिए ये कदम लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पलांडे अनिल देशमुख के निजी सचिव थे जबकि शिंदे उनके निजी सहायक थे। ईडी ने विशेष अदालत में दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने और दिल्ली में हवाला रैकेटियर में मदद लेने की बात कही थी। हालांकि ईडी अभी तक अनिल देशमुख से पूछताछ नहीं कर पाई है क्योंकि देशमुख एजेंसी द्वारा जारी किए गए तीनों समन के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस बीच अनिल देशमुख के बेटे को आज एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति न किए जाने पर नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 21 जून को अधिकारी के हटने के बाद आपको किसी दूसरे की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी, पर आपने नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको लगता है कि भारत में आप मन मर्जी से वक्त ले सकते हैं तो कोर्ट इसकी अनुमति नहीं देगा।
ट्विटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया आखिरी स्टेज में है। उम्मीद है कि 2 हफ्ते में ऐसा हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति और नए आईटी नियम के पालन को लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से सख्त लहजे में कहा है कि स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ आइए, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए टाल दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के साथ साथ दूसरे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस साल कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं। कोर्ट राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओडिशा सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए एहतियात के साथ सिर्फ पुरी के जगन्नाथ मंदिर को यात्रा निकालने की अनुमति दी है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग के सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। आयोग के सदस्य आज से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। ये दल दक्षिणी कश्मीर में पहलगाम सहित 4 स्थानों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपायुक्तों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेगा। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत चल रही परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में सूचनाएं और जानकारियां एकत्रित करने का काम करेगा। केंद्र शासित प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर परिसीमन आयोग 7 जुलाई को अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिले के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। पिछले वर्ष मार्च में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और कोविड महामारी के कारण मार्च 2021 में इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पहुंच गया है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, राज्य का दर्जा मिलने के लिए और प्रशासनिक कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, इसके लिए परिसीमन आयोग का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। किस किस से मुलाकात होगी, क्या क्या और कार्रवाई हो सकती है? देखिए, परिसीमन आयोग इस समय आज से 9 तारीख तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर दौरे पर है। और परिसीमन आयोग का मैंडेट वहाँ पर जो वहाँ की विधानसभा के क्षेत्र और लोकसभा के क्षेत्रों का जो परिसीमन करना है, यानी कि उनकी जो सीमाओं का जो अंकन करना है कि किस इलाके की सीमाएं कहाँ तक होंगी और कौन कौन से लोग किन किन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों तक सीमित होंगे और कहाँ वोट डालेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम भी उनके साथ है। और ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि परिसीमन जो आयोग है वो ये चाहता है कि राज्य से वो सीधे इनपुट्स लिए जाएं जो कि लोगों की और राजनीतिक दलों की, और इस मसले में सभी राजनीतिक दलों को मुलाकात के लिए निमंत्रण दिया जा चुका है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने समय मांग लिए हैं और वो मुलाकात करेंगे। कोई जम्मू में मुलाकात करना चाहता है तो कोई श्रीनगर में। इस लिहाज से अगर हम देखें तो एक आम राय बनाने की कोशिश, एक ऐसा परिसीमन किया जाए जिसमें कि सभी लोग, सभी राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक जो संगठन हैं वो इसमें संतुष्ट हों और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज हम जानते हैं श्रीनगर में परिसीमन आयोग को रहना है और अंतिम दिन जम्मू में आएंगे। इससे पहले वे पुलवामा और कुपवाड़ा के इलाकों में भी जाएंगे। और हम जानते हैं कि हर ज़िले के जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है उसके साथ चुनाव आयोग की टीम और मैं कहूँ परिसीमन आयोग की जो टीम है वो मुलाकात करेगी और उनसे जी बिल्कुल। प्रशासनिक कार्यवाही की दृष्टि से, चुनावों की दृष्टि से परिसीमन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसीलिए ये दल वहाँ दौरा कर रहा है। और जनगणना इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन 1991 में जनगणना जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। 2011 को ही क्या परिसीमन का आधार बनाया जाएगा? किस तरीके के बड़े बदलाव भौगोलिक दृष्टि से या परिसीमन की दृष्टि से हम देख सकते हैं राज्य में? देखिए, 2011 ही परिसीमन का एकमात्र आधार जम्मू कश्मीर राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर बनाया जा रहा है। और वहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग मांगे भी हैं। कोई राजनीतिक दल कहता है कि परिसीमन करने से पहले राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस तरीके की मांगे तो हैं, लेकिन जो जनसंख्या का जो अनुपात है और जो सबकी जो रिप्रेजेंटेशन की जो पावर है वो समान हो और रिप्रेजेंटेशन को एक सूत्र में बांधा जाए, ऐसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिसीमन आयोग कोशिश कर रहा है। और आज से वो दौरे पर भी है कि सीधे इनपुट्स लिए जाएं
और उनकी ज़रूरतों को, उनकी मांगों को इनकॉर्पोरेट किया जाए। बिल्कुल। और अगर स्थानीय पार्टियों की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, जनता की बात करें, क्या उनके भीतर कोई उत्सुकता है, कोई जागरूकता है, कुछ जानना चाहते हैं? किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सबकी कोशिशें यही है कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो परिसीमन आयोग के सामने रखे। और 1 साल में हालांकि परिसीमन आयोग को अपनी रिपोर्ट्स देनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये रिपोर्ट्स नहीं तैयार की जा सकी। दिल्ली में इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं और हम जानते हैं कि इस मसले में प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर के जो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं संकेत इस बात का है कि एक सामान्य स्थिति की जो बहाली हुई है वहाँ पर, अब वहाँ पर राजनीतिक स्थितियों को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, लोकतांत्रिक वैल्यूज को कैसे वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसकी प्रोसेस के लिए परिसीमन का होना बेहद ज़रूरी है। और ये जो दौरा है इस मसले में हालांकि पहला दौरा है परिसीमन आयोग का, लेकिन बहुत हद तक इसमें यह तय हो जाएगा कि किस इलाके को कैसे इसका सीमांकन परिसीमन आयोग करना चाहता है। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है परिसीमन आयोग का जम्मू कश्मीर को, अगर बात करें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना के मामले लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कम होते आंकड़ों के बाद अधिकांश राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में कुल 34,703 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए और अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,64,357 हो गई है, जो पिछले 101 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में 51,864 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.17% हो गई है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.40% हो गई है, वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.11% है। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की 45 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा 35 करोड़ 75 लाख से ज्यादा हो गया है। 18 से 44 साल के लोगों को 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कोरोना के लिए 16,47,424 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल रात कुल 42 करोड़ 14,24,881 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र के लिए कोविड राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने अनुराग ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए उन्होंने जिस तरीके से अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल राज्य में एक ऑक्सीजन बैंक बनाने का फैसला किया है उन्होंने, और इस निमित्त इसके पहले भी आज जो ट्रकें रवाना की गई हैं, जो राहत सामग्री रवाना की गई है, उसके अतिरिक्त भी पहले भी वह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी सामग्री भेज चुके हैं। उनका यह संकल्प है कि हम एक ऑक्सीजन बैंक तैयार करेंगे, और ऑक्सीजन बैंक इतना बड़ा होगा कि कम से कम 1400 बेड को बिल्कुल आसानी से, सुविधाजनक तरीके से ऑक्सीजन मुहैया हो सके। मैं समझता हूं कि कोविड-19 के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए एक बहुत ही ये बड़ा प्रयास है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती और इनकी सहायक नदियां चंपारण और इससे सटे इलाकों में अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज इलाकों में भी नदियों में उफान से निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है। फरमान नदी के कटान से कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि गंगा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती दिखाई दे रही है। पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान हैदर जुड़ रहे हैं।
सलमान, अगर बात करें बाढ़ की स्थिति अब गंभीर होती दिखाई दे रही है, अगस्त के महीने में और ज़्यादा बारिश होती है, किस तरीके से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अब किन इलाकों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं रजनी कि वहाँ पर हल्की बारिश में भी पानी आ जाता है, लेकिन इस बार जो बाढ़ आ रही है उसकी मूल वजह यह है कि नेपाल में जो गंडक नदी का कैचमेंट एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ से जब इनफ्लो आता है, पानी का प्रवाह आता है, तो वाल्मीकि नगर में जो गंडक का बैराज है उस पे डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जून में 2 बार ऐसा हुआ कि डिस्चार्ज 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था। आमतौर पर जून के महीने में और जुलाई में 50-60 क्यूसेक 50-60 हज़ार क्यूसेक का डिस्चार्ज होता है। तो जाहिर है कि इससे वो स्थिति बिगड़ गई। जो गंडक नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं, जो ज़िले आते हैं, जैसे बेतिया है या फिर नीचे डाउन स्ट्रीम में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर और ये गोपालगंज है, तो यहाँ पर काफ़ी पानी आ गया था। अभी वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का डिस्चार्ज थोड़ा कम हुआ है, जिससे गोपालगंज में बाढ़ की तीव्रता में थोड़ी कमी आई है। लेकिन ज़िले के सदर और मांझा प्रखंड है एक, वहाँ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। खगड़िया में बागमती नदी और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब फिर मसान नदी है जो पश्चिम चंपारण में, वहाँ पे कटाव तेजी से हुआ है, तो आज अधिकारियों ने वहाँ निरीक्षण भी किया है। वहाँ रामनगर प्रखंड के धनरपा गांव के पास गाइड बांध को नुकसान पहुंचने की खबर है। मुजफ्फरपुर में रीवा घाट पर गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर है। वहाँ बूढ़ी गंडक और बागमती नदियाँ भी खतरे के निशान से हल्का ही लेकिन ऊपर ही बह रही हैं। मुजफ्फरपुर में कटरा प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहाँ की सबसे ज़्यादा 7 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 2 पंचायतें तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हो गई हैं, जहाँ राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कोरोना की चुनौती भी है और बाढ़ की स्थिति भी गंभीर हो रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर आपका इस तमाम जानकारी के। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। कोलकाता में 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात शिक्षाविद और चिंतक थे। उन्होंने मुखर होकर परमिट राज और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित नेहरू की पहली कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक राष्ट्र एक निशान एक विधान को बुलंद करने के लिए साल 1953 में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाने का फैसला किया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के 40 दिन बाद 23 जून 1953 को देश की इस महान विभूति की मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रवादी विचारक, संविधान सभा के सदस्य और शिक्षा शास्त्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर देश के लिए उनके आदर्शों को कोटिशः नमन करता हूँ। देश की एकता के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, उसे अक्षुण्ण रखना हर पीढ़ी का दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके उदात्त आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक उत्कृष्ट विद्वान के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, एक राष्ट्र एक निशान एक विधान के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए देश हित से ऊपर कुछ नहीं था। भारत की अखंडता के लिए उनके बलिदान और संघर्ष ने कश्मीर और बंगाल को देश का अभिन्न अंग बनाए रखा। डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्र पुनर्निर्माण में स्वदेशी नीतियों के दृढ़ समर्थक थे। अपने अगले ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने और सामरिक दृष्टि से भारत को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया। उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार चिरकाल तक प्रासंगिक रहेंगे। ऐसे अप्रतिम राष्ट्रनायक की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिवस पर उन्होंने फोन कर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। अगली खबर पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। सूत्रों की माने तो पंजाब में सरकार और संगठन में फेरबदल से पहले सोनिया और कैप्टन की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे मामा जी अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबर। अर्थ जगत के समाचार हम तक पहुंचा रहे हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। शुरुआत करते हैं व्यापार प्राइम में शेयर बाजार से। और शेयर बाजार आज दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को बिल्कुल सपाट खुले, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई। सेंसेक्स 53,103 के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा। आपसे थोड़ी देर पहले की बात करें तो बाज़ारों में तेजी का रुख अभी भी बना हुआ है। सेंसेक्स 190 अंक ऊपर 53,070 के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी में भी तेजी है, 61 अंक ऊपर 15,895 का स्तर। इस वक्त हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो काउंटर्स है उसमें बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, अदानी पोर्ट और रिलायंस शामिल हैं। सबसे ज़्यादा गेन करने वाले शेयर्स में बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट और HDFC बैंक शामिल हैं, जो 3 से 4% के बीच इस वक्त तेज़ी दिखा रहे हैं। उधर टेक महिंद्रा, TCS, ग्लैंड फार्मा, नेस्ले और HUL में थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है। IT स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर में है। उधर विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की कमजोरी के बीच रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ, 74.25 के स्तर पर पहुंचा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू इकाई डॉलर के मुकाबले 74.28 पर खुली और इसके बाद तेजी के साथ 74.25 पर पहुंची, जो पिछले बंद के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त दिखाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.31 पर बंद हुआ। उधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू उड़ानों में 65% तक सीट के इस्तेमाल की इजाज़त देने के बाद सेक्टर में खासा उत्साह का माहौल है। इंडिगो, स्पाइस जेट के शेयर्स में उछाल देखने को मिला है। जेट एयरवेज को छोड़कर के बाकी सारे एयरलाइंस के शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 1 जून से सभी एयरलाइंस 50% कैपेसिटी पर उड़ान भर रहे थे और कोविड से पहले की जो कैपेसिटी है उसके बराबर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने थोड़ी सी छूट दी, लोगों का उत्साह बढ़ा और अब हवाई यात्रा में भी तेजी देखने को मिल रही। फिलहाल व्यापार प्राइम के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। और मिड डे प्राइम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और अब मिड डे प्राइम में बात कर लेते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। ब्रिटेन के कोविड लॉकडाउन रोड मैप के अंतिम चरण में फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना
अब अनिवार्य नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बात की पुष्टि की है। निजी घरों के अंदर अधिकतम 6 लोगों को रहने और वर्क फ्रॉम होम से संबंधित नियमों को भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिटिश नागरिकों की दिनचर्या पर लगभग 16 महीनों से लागू प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा कि अंतिम चरण 19 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। स्कूल बबल्स, यात्रा और सेल्फ आइसोलेशन से संबंधित अपडेट आने वाले दिनों में जारी किए जाएंगे। ब्रिटेन लगभग 49 लाख मामलों और 1,20,000 से के करीब मौतों के साथ दुनिया में कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 7वें स्थान पर है। मैक्सिको में कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद एक बार फिर से कोविड-19 मामलों में तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। मैक्सिको में पिछले महीने ही स्कूलों को फिर से खोलने और रेस्तरां, स्टेडियम और सिनेमाघरों को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट की माने तो देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ संक्रमण 3 हफ्तों में 64% तक बढ़ गया है। अफगानी सेना ने उत्तरी प्रांत में 4 जुलाई को अपने ऊपर हुए तालिबानी हमले के बाद जवाबी हमले की तैयारी की है। उत्तरी प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता ने दावा किया है कि 4 जुलाई को तालेकान शहर में तालिबान ने सेना पर हमला किया और शहर को अपने कब्जे में लेने में असफल रहा। हाल ही के दिनों में तालेकान शहर तक पहुंचने के प्रयास में उत्तरी तखर प्रांत के अधिकांश जिलों पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानी सुरक्षा बल और हथियारबंद नागरिक लगातार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं तालिबान ने पड़ोसी प्रांत बदख्शां के 6 महत्वपूर्ण जिलों पर भी कब्जा कर लिया है, जिसकी सीमा ताजिकिस्तान और चीन से मिलती है। क्षेत्र में तालिबान के कब्जे के बाद करीब 1000 अफगान कर्मी ताजिकिस्तान से अनुमति लेकर उनके क्षेत्र में दाखिल हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 11 सितंबर तक बेशर्त सेना की वापसी की घोषणा के बाद पिछले कुछ सप्ताह में अफगानिस्तान में हिंसा की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कतर में चल रही शांति वार्ता के अटकने और देश के लगभग 1/4 जिलों में तालिबानी वर्चस्व स्थापित होने से कईयों को अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने के आसार दिख रहे हैं। और नाइजीरिया के कड्डूना राज्य में एक बोर्डिंग स्कूल पर हथियारबंद लोगों की छापेमारी के बाद से करीब 150 छात्र लापता हो गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बंदूकधारियों ने कड्डूना राज्य के दक्षिणी इलाके में स्थित बेथेल बैप्टिस्ट हाई स्कूल पर हमले के दौरान जमकर फायरिंग की। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में दिसंबर के बाद से स्कूली बच्चों का 10वां सामूहिक अपहरण है। नाइजीरियाई अधिकारियों ने इस घटना के लिए फिरौती की मांग करने वाले सशस्त्र डाकुओं को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में फिरौती के लिए छात्रों के अपहरण का एक उद्योग बन गया है और देश का कड्डूना राज्य खास तौर से इससे प्रभावित है। पिछले साल दिसंबर से अब तक लगभग 1000 लोगों का स्कूलों से अपहरण हुआ है, जिनमें 150 से ज़्यादा अब भी लापता हैं। और अमेरिका के मियामी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत गिरने की घटना में अब तक 28 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। रविवार देर रात को इमारत के बचे हुए हिस्सों को प्रशासन द्वारा पूरी तरह से गिरा दिया गया। इसके बाद बचाव दल को अपने खोज अभियान को बढ़ाने में मदद मिली। फ्लोरिडा के सर्फ साइड एरिया में 12 मंजिली इमारत के ढहने के 11 दिनों के बाद भी 117 लोग अब तक लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए दिन रात राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। और खेल की दुनिया की शुरुआत करेंगे यूरो कप के साथ, जहां पे यूरो कप की लड़ाई अब सेमीफाइनल पर आ गई है। सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में आज देर रात स्पेन और इटली एक दूसरे से भिड़ने के लिए उतरेंगे। दोनों ही टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है और दोनों ही टीमों में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच की तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं। यूरो कप के फाइनल के लिए कौन सी टीम करेगी चढ़ाई, इस बात की लड़ाई का सेमीफाइनल रूप वेम्बली स्टेडियम से शुरू होगा, जहां पहले सेमीफाइनल में इटली और स्पेन एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इटली ने जहां विश्व नंबर 1 बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया है, वहीं स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर सेमीफाइनल स्पॉट पक्का किया है। वैसे यूरो कप के नॉकआउट स्टेज पर ये दोनों टीमों की चौथी टक्कर होगी। इससे पहले हुई 3 भिड़ंत में 2 बार बाजी स्पेन के नाम रही, जबकि एक बार
इटली ने बाजी मारी। इटली ने यूरो 2016 के अंतिम 16 में स्पेन को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। वहीं स्पेन ने उसे यूरो 2008 के क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था। जबकि यूरो 2012 के फाइनल में इटली को 4-0 से रौंदते हुए स्पेन चैंपियन बना था। निश्चित रूप से ये आंकड़े तो वैसे स्पेन के साथ है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार यूरो कप में इटली ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक कोई मैच नहीं गंवाया है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच जोरदार भिड़ंत की तस्वीर अपने पीछे रोमांच का एक ऐसा सैलाब लाएगी जिसमें हर फुटबॉल प्रेमी गोता लगाना चाहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई जहां एक तरफ यूरो कप का रोमांच होगा, वहीं दूसरी तरफ कोपा अमेरिका का भी रोमांच देखने को मिल रहा है। कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता से सेमीफाइनल में ब्राजील ने पेरू को एकमात्र गोल से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। आज खेले गए मैच में ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल खेल के 35वें मिनट में ब्राजील की तरफ से लुकास पैक्यूटो ने किया। इसके बाद खेल में कोई और गोल देखने को नहीं मिला और ब्राजील ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में कल अर्जेंटीना का सामना कोलंबिया से होगा। बात करते हैं साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को खेले गए मैच में उन्होंने लॉरेंजो सैनिगो को 7-5, 6-4, 6-2 से हराया। इसके साथ ही वे 18वीं बार इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी भी बने। वहीं मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच ने 12वीं बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने अपने 117 साल पहले पदार्पण करने वाले आर्थर गोरे की बराबरी की। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में चिली के क्रिस्टियन गैरिन को 6-2, 6-4 और 6-2 से हराकर ये सफलता हासिल की। वहीं महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने भी चेक रिपब्लिक के बारबोरा क्रेजिकोवा को 7-5, 6-3 से हराकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बात करें रफ्तार की, तो कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, इसके साथ ही 24 अक्टूबर को होने वाली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप को भी रद्द करने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि फॉर्मूला 1 इस साल 19 से 21 नवंबर के बीच आयोजित होनी थी। बात ओलंपिक की। दिग्गज भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इस बात की जानकारी आईओए ने दी। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। वहीं 8 अगस्त को इन खेलों का समापन होगा। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई थी। उन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने पुष्टि की है कि ओलंपिक के लिए भारत की ओर से 201 लोगों का दल जाएगा, जिसमें 126 एथलीट और 75 अधिकारी शामिल होंगे। इस दल में 56% पुरुष और 44% महिलाएं शामिल हैं। इनमें 76 कोटा हासिल करने वाले एथलीट हैं और ये एथलीट 85 पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। ये खेल पिछले साल आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इन्हें 1 साल के लिए स्थगित किया गया। बात करते हैं रोइंग की। भारतीय रोइंग टीम के मुख्य कोच इस्माइल बेग का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अर्जुन लाल और अरविंद सिंह को मुख्य रूप से यूरोपीय रोइंग टीम से चुनौती मिलेगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार हैं। यूरोप की जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी हमसे जो टॉप रैंक्स में सेलेक्ट हुए थे, जितने भी यूरोप की कंट्रीज आ रहे, चाहे जर्मनी ले लो, हमारे फ्रांस ले लो, स्विट्जरलैंड आ रही, इटली आ रही, जितने इसके साथ साथ स्कलिंग में जो टॉप कर रहा है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। और इसके साथ बाकी 6 टीम्स है वो कॉन्टिनेंट से आए थे। बाकी 3 इससे एशिया से आए, अफ्रीका से एक है और 2 कंट्री से अपना साउथ अमेरिका से। इनसे ये भी टॉप क्रीमी है, अभी नहीं कह सकते, लेकिन इस कुछ लोग को ऐसे ट्राइपार्ट एंट्री से नॉर्मल इनविटेशन एंट्रीज में था, लेकिन ये इवेंट है डबल स्कल, मतलब टोटल 14 इवेंट्स में से डबल स्कल एक ही इवेंट है जो लाइट वेट कैटेगरी का है। लेकिन आप मान सकते कि सभी में से एक ही इवेंट है, तो इस इवेंट पे कितना प्रेशर रहता है, कितना कॉम्बिनेशन रहता है, और हमें किसी को ये नहीं कर सकते। लेकिन जो आने वाला हर एक कंट्री भी इसके लिए अपना जी जा लगा के अपना जोर लगाता है, और इसी में से हमको बेस्ट पोजीशन को हासिल करना है। ये हमारा पूरा तैयारी हो रही है और उम्मीद है हम जरूर बहुत अच्छा पोजीशन कर सकते हैं।
अब बात ओलंपिक क्विज की। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होंगे। तो ये खेल पिछले साल होने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इन्हें 1 साल के लिए स्थगित किया गया। भारतीय दल भी इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप ओलंपिक क्विज में भाग ले सकते हैं। तो आप इस लिंक पे जाइए, ये लिंक जो आपके सामने है, इस लिंक पे आप जाएंगे, इस पर आप क्लिक करें, दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। क्विज खेलने के लिए लॉगिन करें। 120 सेकंड के अंदर आपको 10 सवालों के जवाब देने हैं। अधिकतम सही जवाब देने पर आप विजेता बन सकते हैं। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। और मिड डे प्राइम में बस इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं ग्रीस में लुप्त प्राय समुद्री घोड़े के नज़ारों के साथ। पश्चिमी ग्रीस में प्रदूषण से तबाह लगून में गोताखोरों ने समुद्री घोड़ों को शूट किया है, लेकिन मास्क पहनना आप जारी रखें। मास्क अब भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।